बात कर रहे हैं हम जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। नेमिंग तो हमने देख ली, अब हम कुछ बातों पे ध्यान देंगे, जैसे कार्बन के कितने बॉन्ड होने चाहिए। कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए। अब वो 4 बॉन्ड कैसे हो सकते हैं? ऐसे, ऐसे, एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ, या 2 डबल बॉन्ड। ठीक है। अगर कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड है तो इसका क्या मतलब है? कार्बन के पास अगर एक डबल बॉन्ड है तो इसका क्या मतलब है? और कार्बन के पास एक ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका क्या मतलब है? 4 सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। 2 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई। इससे आप हाइब्रिडाइजेशन का ही पता लगा सकते हो। आपके सिग्मा बॉन्ड आप किसी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन को समझाते हैं। देखते हैं कैसे। एक और कॉलम बना रहा हूं यहां हाइब्रिडाइजेशन का। तो आपको ये बात समझनी है कि 4 का मतलब 1 S 3 P, 3 का मतलब 1 S 2 P, 2 का मतलब, ठीक है। अब बॉन्डिंग के बाद बारी आती है, बॉन्डिंग और हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम 2 और कार्बन की या हाइड्रोकार्बन की चेन को जानते हैं, ब्रांच को। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब सिर्फ एल्केन सिंगल बॉन्ड वाले, अनसैचुरेटेड मतलब एल्कीन और एल्काइन। ठीक है। तो ये बात हुई हाइब्रिडाइजेशन की खत्म। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये एक एग्जांपल है, ये CH3 CH इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करो, जो कार्बन कार्बन के बीच में हो, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में हो, या कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हो, सिग्मा और पाई बॉन्ड। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने सिग्मा, कार्बन कार्बन के बीच में कितने पाई बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है, या कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कितने पाई बॉन्ड है। अगर ये आपको बताना है तो आपको स्ट्रक्चर को खोलना आना चाहिए, एक्सपेंड करना आना चाहिए। देखते हैं एक्सपेंड करके। देखो, कर दिया एक्सपेंड। आसान है, कोई दिक्कत? क्या अब आपको यहां पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सब दिखाई दे रहे हैं? ठीक है। मैं डबल बॉन्ड पहले मार्क कर दूं। कार्बन कार्बन के बीच में मुझे एक डबल बॉन्ड दिखाई दिया, ये रहा। हाँ, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी एक डबल बॉन्ड दिखाई दिया, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में तो 2 डबल बॉन्ड दिखाई दिए। ठीक है। ये पाई बॉन्ड है, ये क्या है? अब सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में 1 2 3 4, कार्बन कार्बन के बीच में 4 सिग्मा बॉन्ड है। कोई दिक्कत? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4 5, खत्म। 5 सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड कितने हैं? 1, वेरी गुड। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1। सिग्मा 1 पाई 2, ध्यान से देख बेटा।
ठीक है, स्ट्रक्चर को देखो, सिग्मा बॉन्ड समझ में आए कितने हैं कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड, फिर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, उनको देखा हमने। कोई दिक्कत बोलो, इस बात में किसी को कोई दिक्कत? अब मैं ऑक्सीजन की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? अब जरा ध्यान दो, ऑक्सीजन के साथ कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं? एक सिग्मा, आसान है। किसको समझ नहीं आया हाथ खड़ा करो। आयुष समझ आ गया? आफयून समझ आ गया? दिक्कत है, चलो देखते हैं। अब जो ये वाला क्वेश्चन है इसको देखो और इसको एक्सपैंड करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज दिखाई दे रही है? एक कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, फिर डबल बॉन्ड लगा के 2 बारी कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर C डबल बॉन्डेड O OH। ठीक है, अब यहां पर कितने कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है वो गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6। क्या ये 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है? कोई दिक्कत? हाफयून कार्बन और कार्बन के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा, तो यहाँ 6 हैं ऐसे। कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड कितने हैं? चेक करते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो 1 पाई बॉन्ड है। 4 हो गए? ठीक है, अब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है वो गिनते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, कार्बन और कौन है? ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1 और 2। हाँ जी, बीच वाला कार्बन रह गया कहाँ पे? किस चीज के लिए रह गया? कार्बन और हाइड्रोजन के लिए। कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड फिर से गिन देता हूँ, 1 2 3 4। और किसको? ये वाला, ये डबल बॉन्ड है। हाँ ये डबल बॉन्ड है। हाँ इसके ऊपर एक और कार्बन आएगा, हाइड्रोजन। तो 5 नहीं हो जाएंगे इसके? यहाँ आएगा, हाँ यहाँ आएगा, सही कह रहा है ये, बिल्कुल सही। 5, शाबाश, सही पकड़ा इसने, पॉइंट सही पकड़े हैं। अब बारी आती है, अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड गिने तो देखते हैं। 1 पाई बॉन्ड, बस एक ही है। और कुछ बचा है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन में भी एक सिग्मा बॉन्ड है। तो ये है कार्बन 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 ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। ठीक है, अच्छा अब अगर आपको कोई कहे कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी बताओ, क्या बताओ? तो आप क्या बता सकते हो? देखते हैं, पहले इस वाले की देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसको मैं थोड़ा ऊंचा कर देता हूँ, जगह बन जाएगी। ये देखो, देखो भाई, अब आप पहला कार्बन देखो, हाइब्रिडाइजेशन में मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ, इसके पास चारों सिंगल बॉन्ड है। कैसे पता चला? नीचे देख लो, एक्सपेंड कर रखा है मैंने। अगर चारों सिंगल है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस वाले के, क्योंकि एक डबल बॉन्ड आ गया, इस वाले की क्योंकि एक डबल बॉन्ड आ गया, और इसकी sp2 क्योंकि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे sp क्योंकि यहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड है। आसान है, पक्का? तो अगला क्वेश्चन खुद करोगे? डाउट है? देखो, इसमें sp3 sp2 sp2 sp2, हाँ, और इसमें sp sp sp2। याद रहेगा सबको? पक्का? आगे चल सकते हैं। अब आपको क्या काम करना है, ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स।
थर्ड वाले में sp होगा, हाँ थर्ड वाले में sp होगा, दो, वहां दो डबल बॉन्ड थे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखो, अब आपको ये वाले घर से अटेम्प्ट करने हैं, कुछ अलग नहीं है, बस साइकिल है। पहले तो बस मुझे बता दो, क्या आपको साइक्लिक समझ आते हैं या नहीं, कोई दिक्कत? ये घर से करने बेटा। ये तीन एक्सपेंड करने हैं, सबके हाइब्रिडाइजेशन लिखनी है, सिग्मा पाई बॉन्ड कितने कितने दिख रहे हैं सब लिखना है, ठीक है। ये आपको आदत में आ जाना चाहिए कि किसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, किसके पास कितने पाई बॉन्ड है, देख के पता चल जाए जल्दी जल्दी। डबल बॉन्ड है तो अपने आप पता चल जाना चाहिए कि भाई एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि आगे बार बार आएगा। अब इसका क्या मतलब है, 4 CH2 है, 4, अगर कोई समझदार बच्चा तो 1 मिनट में कह देगा भैया तो हेक्सेन है, 6 तो कार्बन है ना। तो थोड़ा सा वही कह रहा हूं, इसको देखने की आदत पड़ जाएगी ना बार बार, तो आपको समझ में आने लगेंगे कैसे स्ट्रक्चर्स हैं। काउंट कर, हाँ तभी तो कह रहा हूं ये आदत में आ जाना चाहिए, ये कंपाउंड करना। इसका एक भाई मैं अभी करा देता हूं जिससे ज्यादा दिक्कत ना हो। वहां पे 4 Cl है, 3 Cl है, यहाँ पर ये CH3 है, ठीक है। कैसे बनेगा ये, सबसे पहले देखो ये क्या है, एक कार्बन, एक कार्बन से 4 चीजें जुड़ी हैं, कितनी चीजें जुड़ी हैं, और चारों एक जैसी चीजें हैं। चलो एक एक करके एक्सपेंड करते हैं, थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर है। एक कार्बन जिससे 4 चीजें जुड़ी हैं, चारों चीजें कौन सी है, CH3 होल थ्राइस, CH3 होल थ्राइस, ठीक है। ये एक्सपेंड करना समझ आया, पहला स्टेप था। अब क्या मैं इसके जो CH3 होल थ्राइस है उन्हें खोल सकता हूं, हाँ 3 खोल देंगे, कोई दिक्कत, खोलो। CH3 लगा दो, थोड़ी जगह कम पड़ रही है इसलिए एक्सपेंड कर रहा हूं। इसका नाम भी लिखना, और एक बार स्ट्रक्चर एक्सपेंड हो गया तो समझ में आ जाएगा नाम भी, और कितने कार्बन है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन है, देखो ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे ये जो स्ट्रक्चर बनाया है इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, देखो देखो दूसरे मार्कर से, ये एक लॉन्गेस्ट चेन है। इसके अलावा जो चीजें बाहर बैठी हैं उनको देखो, ये बाहर है, ठीक है। अब इसके इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना सिर्फ स्ट्रक्चर में। सर अब कोई एक बच्चा कह रहा है कि भैया ये भी तो हो सकती है लॉन्गेस्ट चेन, बिल्कुल हाँ, तो फिर वो सारी चीजें इसको छोड़ के जो होंगी वो बन जाएंगी प्रीफिक्स, ठीक है, दोनों हो सकती है, ठीक है। सर स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है और इसकी नेमिंग भी इंपॉर्टेंट। ये है ग्लूकोज, जरा ध्यान दो,
ग्लूकोज को अलग अलग स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूं जिससे आपको ना बहुत सारे स्ट्रक्चर एक साथ देखने को मिले, वैसे ही कोर्स में नहीं है, समझने के लिए। देखो देखना ये क्या है, एल्डिहाइड, 4 CHOH, 1 CH2OH, इसे कहते हैं कंप्रेस्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? अच्छा, तो इसकी अगली फॉर्म देखो, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में फायदा ये आपको सब कुछ पता चल रहा है इसके पास कितने अल्कोहल है। स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से H और OH बदलते भी है तीसरे और पांचवें कार्बन के, वो बाद में देखेंगे। ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। अच्छा, ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये भी शायद आपने सुना होगा, ग्लूकोज को C6H12O6 कहते हैं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म। एक और फॉर्म देखो, C1H2O1, ये कौन सी फॉर्म है? एम्पेरिकल फॉर्म। ठीक है, आसान है। एक और फॉर्म देखो, ठीक है, एक और फॉर्म देखो, बातें मत करो बेटा, देखो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कार्बन, ये कौन सी फॉर्म है? इसे कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। लाइनों से दिखाना, बॉन्ड लाइन मेथड बोल लो आप, जिसमें बॉन्ड लाइन से दिखाया जाए। ठीक है, और मैं भी पहले ही बता रहा हूं कि मैं अभी यहाँ पर H और OH की पोजीशन बदल नहीं रहा, ये बदलती है, सेकंड कार्बन की बदलती है, फिफ्थ कार्बन की बदलती है, अभी नहीं बदल रहे। ये क्या है? फिशर प्रोजेक्शन। अब इसको एक और तरीके से भी दिखाया जा सकता है, हॉवर्थ प्रोजेक्शन। अब आप कहोगे भैया चाहते क्या हो, कि क्या क्या नई नई चीजें ला रहे हो, तो ये कुछ नहीं है, ये दिखाने के तरीके। अच्छा, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं काम आते होंगे। हाँ, हॉवर्थ प्रोजेक्शन पता क्या काम आता है? जब पानी निकालना हो। अब आपने शायद कभी बायो में सुना हो ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, उसमें पानी निकालकर हम ग्लूकोज को ग्लूकोज से जोड़ के सैकराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सैकराइड। सेकेंडरी सैकराइड हो गया तुम्हारा सुक्रोज, मोनोसैकराइड, मोनोसैकराइड नहीं नहीं, रुक जा, अगर पॉलीसैकराइड्स बनाने हो तुम्हारे को तो और लंबी चेनें बनेंगी, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। तो उन सब के लिए क्या करोगे तुम? वो लंबी चेनों को जोड़ोगे किस हिस्से से? कौन सा कार्बन जोड़ोगे? पहला चौथा। पहला चौथा कार्बन किसमें दिखता है? हॉवर्थ प्रोजेक्शन में। किसमें दिखता है? तो इसको देखने में आसानी होती है। ठीक है, शायद कभी आपने किसी दवाई के ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर बने भी देखे होंगे। जहां सॉल्ट वगैरह होते हैं ना, उनमें पीछे बने होते हैं स्ट्रक्चर्स, वो यही होते हैं। अब ये पता चलेगा इनके OH घूम गए, म्यूटर रोटेशन हो गई उनकी, तो क्या बनेंगे? इनके OH घूमने से अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज बनते हैं। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है? डेक्स्ट्रो और लेवो, मतलब ग्लूकोज की भी कई सारी चीजें निकलेंगी। तो तब कब कब पता चलेगी? जब स्ट्रक्चर पता चलेगा। तो आप ये बात तो मानते हो ना कि स्ट्रक्चर की अपनी इंपॉर्टेंस है, और अलग। और अभी तो मैंने इसलिए दिखाया, ये काम के नहीं है। इनमें से आपके पता है लास्ट वाला बिल्कुल भी काम का नहीं है, अगले साल आएगा मेरी केमिस्ट्री में, तो बायोमोलिक्यूल में, हॉवर्थ प्रोजेक्शन। लेकिन बायो में अब भी शायद हो सकता है, हो, है ना? हाँ हाँ, है ना? हाँ, मेरे को बायो ढंग से नहीं आती, लेकिन ये चीजें होती हैं बायो में। तो ये बातें हो गई, स्ट्रक्चर्स हो गए। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तोड़ने की। अगर कोई ये कहता है कि ये क्लोरीन क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड है, इसको बराबर का तोड़ दो,
ऐसा हुआ, आधे इधर चले गए और आधे इधर चले गए अपना अपना सामान लेके। तो ये दोनों कौन है? ये दोनों एक दूसरे से आजाद है। तो कैसे रेडिकल हैं? एक दूसरे पे डिपेंड। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि ये छीन लेता उसके दोनों इलेक्ट्रॉन, वो पॉजिटिव हो जाता, वो नेगेटिव हो जाता, जो पॉजिटिव होता? नहीं नहीं, बराबर तो है, लेकिन कोई कंडीशन लगी, कोई पोलैरिटी लग गई, कुछ हो गया। ठीक है, तो जिसने लिया है ना इलेक्ट्रॉन, वो क्या चाहेगा, और जिसने दिया वो क्या चाहेगा? जिसने दे दिया, अब वो इलेक्ट्रॉन की खोज में रहेगा, क्योंकि उसके पास तो इलेक्ट्रॉन कमी हो गई, वो बनेगा इलेक्ट्रोफाइल। अब बात ये समझने वाली है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है, और ये बनेगा न्यूक्लियोफाइल। जो नेगेटिव आयन है वो क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल। और जो पॉजिटिव आयन है वो? अब आप पूछोगे भैया कौन है इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप। और न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब पॉजिटिव। जो नेगेटिव कौन चाहेगा? जो खुद पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव कौन चाहेगा? जो खुद नेगेटिव होगा। तो ये है आपके दो तरीके की क्लीवेज, हेट्रोलिटिक क्लीवेज या होमोलिटिक क्लीवेज। ध्यान दो, इनको हम कहेंगे क्या? इसे कहेंगे हम बॉन्ड क्लीवेज। और बॉन्ड क्लीवेज को हम किससे समझाएंगे? एक तो होमोलिटिक, जगह चाहिए, और एक हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक में बराबर टूटा था, हेट्रोलिटिक में बराबर नहीं टूटा। ठीक है कि गलत है? अब जरा देखना बेटा, हेट्रोलिटिक के दो हिस्से हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। और होमोलिटिक में जो हमें मिलता है वो है फ्री रेडिकल्स। क्या मिलते हैं? अब जरा इधर ध्यान दो, मैं नेक्स्ट पेज पे कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, आप मुझे बताओ क्या होना चाहिए। इसे बोलते हैं एरो नोटेशन। एरो से दिखाओ कि कहां इलेक्ट्रॉन आ या जा रहा है। ठीक है, मैं बना के दिखाता हूं और आप मुझे समझाना कि ठीक है या गलत है। CH3Cu, तुम जानते हो कॉपर मेटल होता है, मेटल जनरली पॉजिटिव ही होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? शाबाश, तो ये बॉन्ड इसके पास जाएगा। एरो क्या बता रहा है? एरो ये बता रहा है कि CH3 नेगेटिव होना चाहिए, Cu पॉजिटिव होना चाहिए। अब कुछ बच्चे कहते हैं भैया ये बॉन्ड किसके बीच में था? कॉपर और हाइड्रोजन के बीच में? नहीं, कॉपर और कार्बन के बीच में। ये गलती मत कर देना। लिखने का तरीका है CH3Cu। H के साथ बॉन्ड नहीं है, H के बॉन्ड सारे किसके साथ हैं? अगर कोई कहना भैया कैसे, तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म दिखा दिया करो। इसीलिए मैंने कहा है हर किसी की एक्सपेंडेड फॉर्म अगर आप बनाते रहोगे ना, आप कभी भी इन चीजों में नहीं फंसोगे किसके बीच में बॉन्ड था। हम तो फंस गए। अपने को पता है किसके बीच में बॉन्ड बनते हैं। 4 बॉन्ड तो कार्बन ही बना रहा है, जिसमें से 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है और 1 बॉन्ड कॉपर के साथ है। ठीक है, अच्छा, अब जरा इस पे ध्यान देना। अब मुझे इस बॉन्ड को क्लीवेज करना है, तो क्या करूं? अब तुम्हें क्या पता, तुम कहोगे भैया हमें क्या पता CN ताकतवर है कमजोर है, तो इसका मतलब आपको पता होनी चाहिए कौन कौन ताकतवर कौन कौन कमजोर होते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ भी पता ना हो तो पहले देखो किनके बीच में है। कुछ भी पता ना हो तो ये बेसिक रूल है। वैसे तो याद तो करवाऊंगा मैं तुम्हें न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन फिर कोई ऐसा आ जाए जो यहाँ पर भूल गए तो क्या करेंगे? बेसिक रूल पे पहुंच जाओ, अपने आप से काम करेगा। बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के बीच में, पीछे हाइड्रोजन पीछे नाइट्रोजन। कार्बन कार्बन में से तो चलो पता है हमें कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, कोई डिसाइड नहीं करेगा, दोनों बराबर है। लेकिन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से कौन ज्यादा नेगेटिव है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन नेगेटिव है, इसका मतलब ये पूरा बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेगा, इसका मतलब CN नेगेटिव बनेगा। CN क्या बनेगा? बात सही है या गलत? दिया बात समझ में आई? इसको हम कह सकते हैं नेगेटिव। नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। और ये इलेक्ट्रोफाइल। अब से मैं इलेक्ट्रोफाइल को E+ से और न्यूक्लियोफाइल को Nu- से दिखाऊंगा। पूरी स्पेलिंग बार बार लिखनी पड़ती है। कोई दिक्कत? प्रीति, बात समझ आई? पक्का?
हम एग्जांपल लेते हैं इसका CH3 CHO का, तो CHO ज्यादा नेगेटिव बैठेगा, CH3 पॉजिटिव। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इनके। ये देखो जरा, इलेक्ट्रोफाइल। कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो आप बोलोगे जो पॉजिटिव हो। पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है न्यूट्रल हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी हो। या तो वो न्यूट्रल हो, न्यूट्रल तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब आप कहोगे ये कौन सा नया ग्रुप आ गया भैया, न्यूट्रल होने के बाद इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे? वो ग्रुप 13 का मेंबर हो सकता है, ग्रुप 13 का कंपाउंड। ये मैं आपको बना के दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा कैसे कमी होती है। पॉजिटिवली चार्ज कौन कौन से हमारे पास? आर पॉजिटिव ले लो। हेलोजन भी कभी कभी पॉजिटिव होते हैं, उन्हें हेलोनियम बोलते हैं तब, वैसे हेलोजन नेगेटिव होते हैं। और हाइड्रोनियम ले लो, ये पॉजिटिव है। सोडियम ले लो, ये पॉजिटिव है। कोई भी मेटल ले लो, वो पॉजिटिव है। नेगेटिवली चार्ज जो होंगे वो होंगे न्यूक्लियोफाइल, और न्यूट्रल हो लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। एक और कैटेगरी है, उसके बारे में हम बाद बात करेंगे, एम्बिडेंट। अब मेरी बात सुनो सारे, जो पॉजिटिवली चार्ज है जैसे आर पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, ये तो समझ में आते हैं। नेगेटिवली चार्ज आपके सामने कौन से आते हैं ज्यादातर? Cn माइनस, NO2 माइनस, CO तो नहीं, X माइनस, OH माइनस, Cl हेलोजन में आ गया ना, हेलोजन में आ गया तेरा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तू बता बेटा और कोई हो तो, कौन सा कह रही थी? CO2 माइनस में नहीं आएगा, वो तो न्यूट्रल हो गया ना। O2 माइनस रख सकते हो, ऑक्साइड। न्यूट्रल लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा, कौन से? ग्रुप 15 के, 16 के, 17 के कंपाउंड। एक और नाम है इनका, देखो क्या नाम है, लोन पेयर वाले। कौन? लोन पेयर वाले। अच्छा, लोन पेयर क्या करेगा देखते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन चाहता है, क्या चाहता है? इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो ये खुद पॉजिटिव होना जरूरी है। खुद कैसा होना चाहिए? अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल दो कैटेगरी के हैं, न्यूक्लियोफाइल ये तीन कैटेगरी के हैं। एक एम्बिडेंट, एम्बिडेंट क्या है ये समझा देता हूं मैं आपको। ये ऐसे कंपाउंड हैं जो दो जगहों से जुड़ते हैं। कितनी जगहों से जुड़ते हैं? एक वक्त में एक ही जगह से जुड़ते हैं, लेकिन दो जगहों से जुड़ सकते हैं, जैसे नाइट्राइल। तुम्हें पता है नाइट्राइल C से भी जुड़ सकता है और N से भी, तो ये एक एम्बिडेंट है। एक होता है NO2, NO2 N से भी जुड़ता है और O से भी जुड़ता है। ये अभी आपके कोर्स में नहीं है लेकिन आगे आएगा, लेकिन मुझे तो बताना पड़ेगा ना कि भाई एक ये भी कैटेगरी है। और एक और है CNS, इसे बोलते हैं थायोनाइट्राइल, ये C से भी जुड़ता है और N से भी। याद रहेगा, यही तीन ऐसे केस है। मान लो कभी कोई तुमसे पूछे ना एम्बिडेंट कौन होते हैं, तो बोलना जो दो जगहों से जुड़ सकते हैं लेकिन एक वक्त में एक ही जगह से जुड़ते हैं। दोनों जगह से जुड़ गए तो कहलाते हैं बाई या डाइडेंटेट। वैसे जो तुम सारे पढ़ रहे हो अब तक, वो क्या? मोनोडेंटेट। क्या है? एक जगह से जुड़ने वाले। ठीक है, अच्छा ये तो बात हुई किनकी भाई? न्यूक्लियोफाइल की और इलेक्ट्रोफाइल की। एक चीज रह गई है, फ्री रेडिकल। क्या रह गई है? ये ज्यादातर ना एक स्पेशल केस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में, जब दोनों एक जैसे हो। जैसे अभी आपने कहा था भैया क्लोरीन तो एक जैसे, अगर मैं इनको सनलाइट के प्रेजेंस में तोड़ूं, या तो ऐसे सनलाइट लिखा होगा या HNU लिखा होगा, तो ये बराबर का अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे। इन्हें बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। अब फ्री रेडिकल है तो पॉजिटिव नेगेटिव की तो बात ही नहीं उठती,
लेकिन जो यहाँ पर न्यूट्रल थे क्या वो भी फ्री रेडिकल होंगे? तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है जैसे BCl3, AlCl3, ये चाहते हैं कि इनके ना 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितने हो जाए? अभी 6 हैं। अभी कितने हैं? ग्रुप 13 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, उनके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहते हैं उनके 8 हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अब जरा इसको देखना, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट वालों को, ग्रुप 16, 15 इनको, तो इनके कौन से एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट के? PCl5 तो आप नहीं ले सकते। NH3 के पास एक लोन पेयर होता है, तो क्या ये अपना लोन पेयर दे नहीं सकता? दे सकता है। क्यों? इसको परेशानी लोन पेयर से? हाँ, हर कोई परेशान रहता है लोन पेयर से, ठीक है। जो खाली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे परेशान रहते हैं, तो उनको दे देते हैं, पेयर्ड कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम हर्ष का एग्जांपल ले ले, हर्ष के घर वाले उससे परेशान है तो उसकी शादी कर देंगे। मेरे घर वाले पता नहीं क्यों नहीं हो रहे परेशान मेरे से। आप H2O में जो O है उसके पास 2 लोन पेयर हैं। कितने लोन पेयर हैं? HF में F के पास कितने हैं? 3 लोन पेयर हैं, तो अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन के देने की टेंडेंसी दिखा रहा है, तो न्यूट्रल है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, इस वजह से न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। क्या बन सकता है? बात समझ में आई इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की? हम ये बात कह सकते हैं कि हमें पता चल गया इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। ये 3 नई चीजें सीखी हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, पहले तो आप एक बात समझ लो, सेंटर का मतलब क्या है? सेंटर का मतलब है कार्बन। कार्बन के एटम को हम सेंटर कहेंगे, लेकिन वो कार्बन का एटम किसके साथ लगाओ? या तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफाइल के साथ तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। अब देखो CH3 CHO, ठीक है, ये कौन है? न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो साथ में इसके जुड़ा हुआ सेंटर है, ये वाला कार्बन, ये बन जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ये कौन है? Cl है, ये है Cl। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इसके साथ जुड़ा हुआ ये है तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ठीक है। आप जरा इधर देखो, नहीं कार्बन तो इलेक्ट्रोफिलिक है, लेकिन सेंटर कौन सा है? जुड़ा किसके साथ है? CHO तो तेरा कौन है? CHO न्यूक्लियोफाइल है, तो वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। अब जरा इसको देख, ये देखो बेटा, ये क्या है? सोडियम क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। कैसा सेंटर? बात समझ आई? तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर या न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या होता है? अब आप कहोगे भैया हम ये बकवास क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आगे जाके आप यही चीजें पढ़ोगे कि इसकी अल्फा पोजीशन, इसकी बीटा पोजीशन। तो जरा देखो, अगर मैं आपको कहूं ये CHO फंक्शन ग्रुप है, तो इसके साथ वाला पहला कार्बन अल्फा होगा, उसके साथ वाला दूसरा कार्बन बीटा, गामा। तो अगर वो कहता ना कि अल्फा ने हाइड्रोजन छोड़ा है, तो समझ जाना कि उसके साथ वाले कार्बन ने हाइड्रोजन छोड़ा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, तो अल्फा ने छोड़ा या बीटा ने? बीटा ने। बीटा के हाइड्रोजन के एलिमिनेशन, तो ये नाम तो तभी पता चलेंगे ना जब ये पता होगा आपको नोटेशन, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है विच बॉन्ड इज मोर पोलर इन फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब जरा ध्यान दो, आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में और कार्बन और Br के बीच में, ये 4 और ये 7, ठीक है। अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन जो है ना, दोनों के दोनों कोवलेंट बॉन्ड बना के सेटिस्फाइड रहते हैं, लेकिन यहां पर कार्बन से ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉनों खींचता है। कौन? ब्रोमीन। कौन खींचता है? तो ब्रोमीन ज्यादा पोलर नेचर का है, मोर पोलर इन नेचर। अगर मैं आपसे बात करूं कार्बन और नाइट्रोजन की और कार्बन और ऑक्सीजन की, तो कार्बन और नाइट्रोजन में ये है 4, ये 7, ये 4, रुको 4 7 नहीं, 4 और 5,
और 4 और 6, तो ये ज़्यादा नेगेटिव है इसके कंपैरिजन में, तो मोर पोलर। नीचे वाले में भी कार्बन ऑक्सीजन होगा। कार्बन ऑक्सीजन या कार्बन सल्फर, देखते हैं। इसके पास 6, इसके पास 4, इसके पास 6, इसके पास 4, तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन सल्फर का साइज बड़ा है। सल्फर का जिसका साइज बड़ा है ना, वो अच्छा नेगेटिव नहीं होगा। जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ता जाता है, फैजान रूल ने कहा है, जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ता है तो उसका नेगेटिव कैरेक्टर कमजोर हो जाता है, उसका नेगेटिव कैरेक्टर, तो इसका मतलब ये ज्यादा पोलर है। तो लास्ट वाले में जो पोलर नेचर की बात हुई है वो साइज के ऊपर हुई है, और उससे जो 2 ऊपर वाले थे उनमें जो पोलर नेचर की बात हुई है वो हुई है मैग्नीट्यूड के ऊपर। तो पोलर नेचर, अगर मैग्नीट्यूड का डिफरेंस ज़्यादा हो चार्ज में, तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा नेगेटिव माना जाएगा, मतलब जितना उतना ज़्यादा पोलर माना जाएगा जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा। और इसका उल्टा अगर हम देखें इसको नीचे वाले में जिसमें मैग्नीट्यूड बराबर है, उसमें हम क्या देखेंगे, साइज को। जितना साइज बड़ा होगा एनायन का उतना वो कम नेगेटिव होगा।